लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देख लेते हैं इसके अलावा ऑप्शन में क्या है। इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। जी नहीं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। निर्वाचित लोकसभा सदस्य भी करेंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी करेंगे, नहीं करेंगे विधान परिषद के सदस्य। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पेश किया जाए। तो लीजिए देवियों और सज्जनों, सबसे पहला सवाल जो किसी धनराशि के लिए नहीं है, केवल आपके रिवीजन के लिए है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When was the interim government of India formed under जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जल्दी से बता दीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज पर योर ओपिनियन? आपके अनुसार का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इजी सा सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है 2 सितंबर 1947। 2 सितंबर 1947 को तो भारत स्वतंत्र हो चुका था, तब तो स्वतंत्र भारत की सरकार बनेगी। यहाँ पर तो अंतरिम सरकार पूछी है। 20 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 या 2 सितंबर 1945? तो हम सब जानते हैं हमारी अंतरिम सरकार, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन हमारी अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है? आपको याद है ना, जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया या कैबिनेट मिशन योजना आई, तो कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत 1 जुलाई 1946 को हमारी अंतरिम सरकार के लिए सबसे पहले इलेक्शंस करवाए गए, सबसे पहले निर्वाचन करवाए गए। और हमारी संविधान सभा के ये जो इलेक्शंस हुए, इसके कुल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 सीटों पर क्या हुए थे? इलेक्शंस हुए थे। बाकी 93 सीटों पर मनोनयन हुआ था, यानी कि नॉमिनेशन हुआ था। और जिन 296 सीटों पर इलेक्शंस करवाए गए 1 जुलाई 1946 को, इसी का नतीजा ये आया कि 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपनी अंतरिम सरकार बनाने में सफल ही क्यों कौन हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल, the context of the interim government of India 1946, who among the following held the charge of Ministry of Finance? भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? क्वेश्चन नंबर 2 पर 2, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर। आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। अंतरिम सरकार पूछा है भाई, अंतरिम सरकार। ज्यादातर जनता ऑप्शन डी आंसर क्यों कर रही है? हमारी अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में पहला ऑप्शन है जोगेंद्र नाथ मंडल, ये लॉ मिनिस्टर थे या विधि मंत्री या कानून मंत्री थे। दूसरा ऑप्शन दिया है लियाकत अली खान, ये वही लियाकत अली खान है जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। और यही लियाकत अली खान भारत में अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर या श्रम मंत्री थे। और जॉन मथाई ये उद्योग मंत्री या इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। ऑप्शन डी आंसर पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, Who among the following personalities was the chief drafter of the Constituent Assembly that drafted the constitutional document? निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का
सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर कर दीजिए। आप आंसर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन में है के एम मुंशी। दूसरा ऑप्शन में है एच वी आर आयंगर। तीसरा ऑप्शन में है वसंत कृष्ण वैद्य। और फिर चौथे ऑप्शन में है एस एन मुखर्जी। क्या लिखेंगे? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एस एन मुखर्जी। यही हमारी संविधान सभा के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे या मुख्य प्रारूपकार थे। When among the following was the first meeting of the elected constituent assembly held to frame the constitution? संविधान निर्माण के लिए नवनिर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? आसान सा सवाल है, तुरंत उत्तर कर देंगे आप। पूछा गया है कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? लगभग सारे के सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं और हम सब जानते हैं संविधान सभा की 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर 9 दिसंबर ऑप्शन में है, लेकिन 11 और 13 तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। अगला सवाल देखें। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आसान सवाल है, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15 या चौथा ऑप्शन है 18। तो हम सब जानते हैं हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। नेक्स्ट। Who among the following presented the historic objective resolution in the Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था जब संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, तो उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर कहलाया प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना। ये किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। द मोनार्की ऑफ अ कंट्री इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स डैश एंड एनी चेंज इन द मोनार्की इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन अमेंडमेंट इज मेड। देश के राजतंत्र को उसके या उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ऑप्शन में दिया है पीपल, दूसरे ऑप्शन में दिया है प्रियम्बल, तीसरे ऑप्शन में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन और चौथे ऑप्शन में दिया है गवर्नमेंट। तो किसी भी देश के राजतंत्र को उसके या उसकी संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ऑब्वियसली संशोधन किस में किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? पहली निर्वाचित संसद तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना, हमारे देश में सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस 1952 में हुए थे, 52 में हुए थे। अगला सवाल।
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा की हाउस कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9। पहला ऑप्शन है के एम मुंशी, दूसरा ऑप्शन है जे बी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया और चौथा ऑप्शन है ए वी ठक्कर। आपको बताना है हाउस कमेटी के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ विच रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है यूएसएसआर, तीसरा ऑप्शन है चाइना और चौथा ऑप्शन है यूके। कुछ लोगों ने तो ऑप्शन की जगह झंडे बनाकर भेज दिए, बहुत ही बढ़िया। दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11। पहला है फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था, दूसरा है यूनिटरी सिस्टम एकात्मक प्रणाली, तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या निदेशक सिद्धांत। अगर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, भाई केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने का क्या मतलब है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। और स्वाभाविक सी बात है यहां पर केंद्र और राज्य में ज्यादा मजबूत कौन दिख रहा है? केंद्र दिख रहा है। इसका मतलब ये एकात्मक प्रणाली है, ये यूनिटरी सिस्टम है। भाई संघात्मक प्रणाली में तो सरकारें विभिन्न स्तरों पर काम करती हैं, डिफरेंट लेवल्स पर काम करती हैं, लेकिन राज्यपाल को नियुक्त करने की अधिकार केंद्र को दिया गया है। अब चाहे उस राज्य में उस केंद्रीय सरकार की सरकार हो या ना हो, लेकिन अधिकार किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास अधिकार का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली मंत्रिपरिषद के पास अधिकार, और मंत्रिपरिषद के पास अधिकार का प्रैक्टिकली मतलब क्या है? प्रधानमंत्री के पास अधिकार। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के पास। मिस्टर मिश्रा, सर आप लड़कियों की तरह क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए ना। मेरे भाई, मेरे तेज बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना यहाँ पे माइक लगा हुआ है, ये डिजिटल इंडिया है, ठीक है? आप जिस डिवाइस में क्लास ले रहे हैं मेरी, आप उस डिवाइस को बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, ठीक है? मेरी आवाज़ आपको अपने आप तेज लगने लगेगी। मेरे यहाँ पे चिल्लाने से आपकी डिवाइस की आवाज़ नहीं बढ़ेगी, ये बात समझ लीजिए। समझ गए बात? ये डिजिटल इंडिया है मेरे भाई। आप क्लासरूम में नहीं बैठे हैं कि आपको मेरी आवाज़ कम आ रही है। अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आवाज़ तेज हो जाएगी। उससे भी अगर आत्मा तृप्त ना हो, है ना, तो आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास ना कोई बैंड साउंड वाला होगा तो लाउड स्पीकर्स वगैरह प्रोवाइड कराता होगा, उसकी दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए, लाउड स्पीकर में सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अगर चिल्लाऊंगा भी ना यहाँ से, तो भी आपको इतनी आवाज़ आएगी जितनी अभी आ रही है। इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। बाकी आगे आपकी मर्जी मिश्रा जी, ठीक है? और अगर मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी आ रही है तो तुझे तो खुश होना चाहिए। तू तो यूट्यूब पे आया ही इसलिए लाइव है। हमारे जैसे लोग तो यूट्यूब पे, है ना, कमेंट करते ही इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मुझसे ही मिल रहा है। नहीं, सोचने वाली बात है। स्ट्रेट ही हो ना तुम? अगर स्ट्रेट ही हो और अगर मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी आ रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि लड़का तो हमेशा लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तुम्हारे साथ वो वाला हिसाब तो नहीं है, एक ही गुनाह मैं बार बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिए इस बात का। अगला सवाल दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट आइडियल्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए ध्यान से, तब आंसर कीजिए। फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फिजिकल पर्सनल बिलीफ एंड वर्शिप, विश्वास, राजकोषीय व्यक्तिगत आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, कैसा प्रीएम्बल में है? नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक सोशल बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, अवसर, आर्थिक सामाजिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल पॉलिटिकल वर्शिप एंड बिलीफ, अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। या फ्रीडम ऑफ थॉट, बिल्कुल सही, एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ये है वो लाइन। अगर आपको प्रीएम्बल याद है, अगर आपने प्रस्तावना याद की है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में इन आदर्शों का उल्लेख किया गया है, जिसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि कितने प्रकार की लिबर्टी? 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की लिबर्टी। समझ गए बात? सर इसे ब्लॉक कर दो, डिस्टरबेंस हो रही है। कोई बात नहीं यार, छोड़िए ना, ऐसे लोगों का भी रहना बहुत जरूरी है इस धरती पर। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो फिर मनोरंजन कैसे होगा? आई ऑलवेज टेक दीज टाइप ऑफ कमेंट्स एज माई एंटरटेनमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारे को बुरा लग गया ना, उसके दिल को ठेस पहुंच गई है, तो वो यहाँ पे कुछ भी लिख के भेजेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में ये गाली गलौज पर भी उतर सकता है, कोई बात नहीं। भारत के संविधान ने सबको बराबर स्वतंत्रता दी है। क्या भाई मेरे भाई, अपनी पूरी लिबर्टी का इस्तेमाल कर तू, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, द फेमस केशवानंद भारती 1973 केस वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न। सबसे पहला ऑप्शन में दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, फॉर्मेशन ऑफ गोवा एज अ स्टेट, नॉट एट ऑल, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट एट ऑल, या एबोलिशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन। हम सब जानते हैं केशवानंद भारती मामला संबंधित है किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल या प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सिटीजनशिप इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको केवल ये भी याद है कि संविधान के किस भाग में क्या विषय है या क्या सब्जेक्ट है, तो भी आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर कर देंगे। ऑप्शंस में दिया है पार्ट 4, भाई पार्ट 4 में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, पार्ट 1 में तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन पूछा गया है सिटीजनशिप के बारे में, तो डेफिनेट सी बात है भाई, हमारे संविधान के भाग 2 में पार्ट 2 में डिस्क्राइब किया गया है सिटीजनशिप या नागरिकता को। समझ गए बात? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया आपके तो मजा आ जाएगा, खुशी खुशी आंसर करके आ जाएंगे आप ऐसे सवालों का। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट? इस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब आप देखिए, अमेंडमेंट आपको खुद ही दे दिया क्वेश्चन में कि 44वां अमेंडमेंट, बस आपको यह बताना है कि वो कब हुआ था, 1981, 1978, 1973 और 1975। हम सब जानते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में,
तो कई ऐसे बड़े परिवर्तन और बदलाव किए गए जो गवारा नहीं थे जनता पार्टी को जब उसकी सरकार 1977 में बनी। तो उसी के अगले साल सर मिश्रा एंग्लो इंडियन है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये एंग्लो इंडियन भी, तो ऐसा लग रहा है ये युगांडा से आया है। तो जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसी के अगले साल 1978 में हम सब जानते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी जो अभी तक मौलिक अधिकार था उसे लीगल राइट या वैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसका प्रावधान कर दिया गया जाकर आर्टिकल 300A में। यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। 1978 आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम रिप्रेसिव एक्शंस ऑफ द स्टेट। जुडिशियल डिसीजंस एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द वर्ड स्टेट एज डिफाइंड बाय डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, बिल्कुल दी गई है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि राज्य की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में है। ऑप्शंस में है आर्टिकल 12, 14, 13 और 15। तो हम सब जानते हैं भाग 3 की शुरुआत ही कहां से होती है, आर्टिकल 12 से होती है और आर्टिकल 12 में ही दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12। ज्यादातर सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। सर आपका क्लास कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, करियर विल ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, वहीं पर आपको मेरे बैचेस मिलेंगे, आप एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ये तो आर्टिकल 21 है। राइट टू एजुकेशन, ये 21A है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब निवारक नजरबंदी, और प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल फ्रीडम या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जो भी किस में आर्टिकल 21 में है। बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नजरबंदी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध या निवारक निरोध या नजरबंदी से संबंधित है आर्टिकल 22। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल ड्यूटीज। आप जानते होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही क्या होता है? टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। आप जानते हैं कि भाई कल्याणकारी राज्य का विचार कहां पर है? संविधान के भाग 4 में, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following is not included in the category of directive principles of state policy of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 भागों में। एक समाजवादी सिद्धांत सोशलिस्ट, एक उदारवादी सिद्धांत लिबरल, और एक गांधीवादी सिद्धांत गांधीयन। और ऑब्वियसली उसमें नहीं होता है नेहरूवादी सिद्धांत, तो यही है सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड द डैश कमिटी इन 1976 टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 20, बेहद आसान सवाल।
मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में डैश समिति को गठित किया या डैश समिति गठित की। पहला है केलकर, दूसरा है सरदार स्वर्ण सिंह, तीसरी है सुरेश तेंदुलकर और आबिद हुसैन। तो हम सब जानते हैं ना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही रिकमेंडेशन से जोड़े गए हमारे मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। एक आदमी लिख रहा है सरदार स्वर्ण तेंदुलकर। बेटे स्वर्ण तेंदुलकर कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में? ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा। सरदार स्वर्ण आपने बी ऑप्शन में पढ़ लिया, तेंदुलकर आपने नीचे से लगा दिया। ऐसा मत करो भाई। According to the information received by 2022, how many fundamental duties are listed in the Indian Constitution? 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? बहुत आसान है, 2022 में या 2022 तक हमारे संविधान में भाग 4A में कितने मूल कर्तव्य या कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। जब ये जोड़ी गई थी तो 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ दिया गया था, जो था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनके माँ बाप, अभिभावकों या गार्जियंस की फंडामेंटल ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट करेक्ट? मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ये प्रकृति में गैर न्यायिक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। लेकिन हम सब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज तो रशिया से ली गई हैं, लेकिन यहां पे कहता है कि संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यही है सही उत्तर। उर्मिला कह रही है बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं। आयरलैंड से तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमने रशिया से ली है ना। यहाँ पे कह रहा है कि वो अमेरिका, यहाँ पे वो कह रहा है कि अमेरिका से उसका विचार या उसकी प्रेरणा ली है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द फंडामेंटल ड्यूटी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 23। सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि ये हमारे कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है या मौलिक कर्तव्य है। सबसे पहला दिया है आर्टिकल 51A का ई, यानी कि 5वीं ड्यूटी। नहीं, 51A का सी यानी कि तीसरी ड्यूटी। जी हाँ, डेफिनेटली तीसरी ड्यूटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 51A का सी, आर्टिकल 51A में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? अब भाग कौन लेगा आपको पता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देख लेते हैं इसके अलावा ऑप्शन में क्या है। इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। जी नहीं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। निर्वाचित लोकसभा सदस्य भी करेंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी करेंगे, नहीं करेंगे विधान परिषद के सदस्य। बेहद ही आसान सवाल।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, विच हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट्स टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का या के कौन सा या से सदन भाग लेता या लेते हैं? तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, केवल और केवल राज्य की विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, विधान परिषद नहीं करती है। ऑप्शन दिया है विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, या ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद। राइट आंसर इज विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? टी कृष्णमाचारी, बी एन राव, डॉक्टर के एम मुंशी या एन माधव राव? तो हम सब जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे बी एन राव, ये तो हमारी संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे, वैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन दिया है हंसा जीव राज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी या बेगम एजाज रसूल। ध्यान रखेंगे, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये तो आपको रटा पड़ा होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन ए, हमारे संविधान को बनने में लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। The Indian Constitution adopted on 26th November 1949 had a preamble, 395 articles and how many schedules? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी, बिल्कुल थी। 395 अनुच्छेद थे, बिल्कुल थे। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। हालांकि वर्तमान में 12 है, लेकिन पूछा गया है 26 नवंबर 1949 को कितने थे? 8 होगा ना आंसर। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टेकन फ्रॉम? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। सर रीजनिंग की मैराथन क्लास लेकर आए बेटे, मैं तो जीएस पढ़ाता हूं ना, मैं रीजनिंग की क्लास कैसे ला सकता हूं? का काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मैं रीजनिंग की क्लास कैसे ला सकता हूं? बाकी जो हमारे रीजनिंग के टीचर्स हैं डेफिनेटली आपके लिए क्लासेस लाते हैं हमेशा और लाएंगे भी। आपको मुझे तो कहने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऐसी चीज है जो आपके बिना कहे ही हम कर देते हैं। आपको हमें बोलना थोड़ी पड़ा था कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जीएस का रिवीजन करवा दीजिए, ये तो हम खुद ही लेके आए आपके लिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट टेकन एनी फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? चाइना, चीन, अमेरिका से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है, ब्रिटेन से भी और फ्रांस से भी, लेकिन नहीं अडॉप्ट किया है चाइना से कुछ। Which pair of provisions adopted in the Indian Constitution and the Constitution of country from which it is taken is not matched? Directive principles of state policy Ireland, ठीक है। Idea of rule of law British Constitution, ठीक है। Charter of Fundamental Rights Constitution of the United States या Principles of Liberty, Equality and Fraternity Constitution of Canada? This is wrong. Principle of Liberty, Equality and Fraternity has been taken from France. वो फ्रांस से लिया गया है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हाँ जी, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहला है डिविजन्स ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। डेफिनेटली ये तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल फीचर है। उसके बाद आता है ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं, ये फेडरल फीचर नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, डुअल गवर्नमेंट भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं फेडरल या संघात्मक विशेषता में नहीं आएगा। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34। 545, 535, 562 या 575? राइट आंसर इज 562, 562। नेक्स्ट, द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज एम्बॉडीड इन। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को डैश में सन्निहित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35। संघ सूची में, राज्य सूची में, प्रस्तावना में या भारतीय मूल प्रणाली में? हम सब जानते हैं दैट इज इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की प्रस्तावना में है। हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल एज द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? क्वेश्चन नंबर 36। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या एन माधव राव? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज के एम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली लिस्टेड एज अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप थ्रू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, सिटीजनशिप बाय बर्थ या सिटीजनशिप बाय डिसेंट? तो हम सब जानते हैं सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी होता है। प्रॉपर्टी से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र का विलय कर लेती है तो भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बनाए गए और ऐसे 3 तरीके बनाए गए जिससे नागरिकता रद्द हो सकती है। वो 5 तरीके जिससे नागरिकता मिलती है उसमें नहीं है बाय एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी जरूर है, प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11, 2 से 4, 25 से 31 या 15 से 21? तो हम सब जानते हैं 5 to 11, 5 से 11। नागरिकता से संबंधित संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बात की गई है सिटीजनशिप या नागरिकता के विषय में। Which article of the Indian Constitution states that any law which is inconsistent with or abridges any fundamental right shall be void to the extent of such inconsistency? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो आसान है, टर्मिनेशन ऑफ laws made against fundamental rights, article 13 of Indian Constitution. ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्लास में डिस्कस किए हैं सारे के सारे आर्टिकल्स, और आप जानते हैं आर्टिकल 13 यही कहता है मौलिक अधिकारों से असंगत जो विधियां होंगी वो तब तक तो रहेंगी जब तक वो किसी भी मौलिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में
राज्य को परिभाषित करता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया राज्य की परिभाषा, विच इज इन आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें उसमें तो अवसर की समानता है। आर्टिकल 22 में अभी अभी ने हमने बात की प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन है। आर्टिकल 18 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। लेकिन पूछा गया है राज्य की परिभाषा, वो आर्टिकल 12 में है। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution states that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road or public place? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। स्वाभाविक सी बात है आर्टिकल 17 का 1 सब क्लॉज 1, यह आर्टिकल 17। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द कन्फरमेंट ऑफ एनी टाइटल बाय द इंडियन स्टेट एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भारत से उपाधियों का अंत कर दिया गया है भाई आर्टिकल 18 के तहत, वो है 18 का सब क्लॉज 1। केवल डॉक्टरेट्स और डिफेंस के लोगों को अपने नाम के साथ अपनी उपाधि का इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति लीगली अपने नाम से पहले या नाम के बाद अपनी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉल्स रिगार्डिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन? भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? आप जानते हैं सबसे पहले दिया है, इसका उल्लेख 25 से 28 में किया गया है। क्या ये बात सच है? ये बात पूरी तरीके से सच है। हमें ढूंढना है जो गलत है, जो फॉल्स है, जो असत्य है, हमें वो ढूंढना है। उसके बाद यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, ये भी ठीक है। अब ऑब्वियसली आंसर तो डी होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है कि नहीं? भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसीलिए हमारे प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है सेकुलर, हम धर्म निरपेक्ष है पूरी तरीके से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नॉन पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, ये तो आर्टिकल 27 है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये तो आर्टिकल 29 है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, दिस इज ऑप्शन बी। 44 का सही उत्तर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस पिटीशन? हेबियस कॉर्पस या याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं टू प्रेजेंट द बॉडी टू समवन, किसी को सह शरीर पेश करना। वी अर्न हम अर्जित करते हैं, वी ऑर्डर हम आदेश करते हैं, या वी सर्टिफाइड हम प्रमाणित किया जाता है। का मतलब ही क्या है? किसी को सह शरीर पेश करना। इसीलिए तो जब हम आर्टिकल 32 के तहत रिट्स पढ़ते हैं तो हेबियस कॉर्पस में यही होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई है तो सर्वोच्च न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को फिजिकली सर्वोच्च न्यायालय में पेश होने का आदेश दे सकता है, ताकि उसकी गिरफ्तारी किए जाने के जो कारण है, जो रीजंस हैं, उनका निरीक्षण किया जा सके। और अगर अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो उसे मुक्त करने के आदेश दे दिए जाए। वही है हेबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है?
राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट द स्टेट, लागू नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, नेगेटिव नेचर, नकारात्मक प्रकृति, या सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो हम सब जानते हैं दे कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सकता फोर्सफुली, ना इनके विरुद्ध न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला सवाल। आर्टिकल 43B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है। सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो आर्टिकल 50 है भाई। टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये तो आर्टिकल 40 है। राइट टू वर्क, ये आर्टिकल 41 में हम पढ़ते हैं, लेकिन टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज आर्टिकल 43B। नेक्स्ट, पोषण अभियान इज अ प्रोग्राम टू अचीव द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ children aged 0 to 6 years, which of the following articles of the Indian Constitution provides for raising the nutritional level? पहले दिया है आर्टिकल 44, इसमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। अगला है आर्टिकल 47, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 45, लेकिन यहां पर स्पेसिफाई किया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आप जानते हैं 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अगर बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 48, और पोषाहार की बात हो रही है, दैट इज आर्टिकल 47। आर्टिकल 46 में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पोषाहार की बात 47 में की गई है। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the separation of the judiciary from executive? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अभी अभी आपको बताया आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के ही तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि लोक सेवा में सदैव कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा जाए। Which of the following directive principles of state policy of the Indian Constitution is liberal principle? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 50। पहला है समान न्याय को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना, टू प्रिजर्व द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही है लिबरल प्रिंसिपल। नेक्स्ट, name the member of the Constituent Assembly who said that the preamble of our Constitution expressed what we had thought or dreamed of for so long. क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। क्वेश्चन नंबर 51। ऑप्शंस हैं के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कथन है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था? अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए, यहां पर पूछा गया है उद्देश्य संकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पारित कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, संविधान सभा के सदस्यों ने डैश
को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन नंबर 53। तो हम सब जानते हैं 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन तो लीगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उसे अंगीकृत किया गया था। Which of the following features of the Indian Constitution is not taken from the Constitution of Canada? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च अधिकारिता, न्यायालय की सलाहकारी, समवर्ती सूची, या केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों हम सब जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई है। समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है फेडरल, तीसरा है सोवरेन और चौथा है डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 अजीबोगरीब क्वेश्चन है। समाजवादी, संप्रभु और लोकतांत्रिक तीनों ही शब्द किससे पहले आते हैं? रिपब्लिक से, लेकिन नहीं आता है फेडरल, संघीय। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता और सोवेरेनिटी यानी कि संप्रभुता। अब यहां पर कहा है विशेषाधिकार का अभाव, लैक ऑफ प्रिविलेज, कहने का मतलब किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्या है? इक्वल, दैट इज इक्वालिटी, समानता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 1, यही तो पहला अनुच्छेद है हमारे संविधान का। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये सवाल हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ही, और हम सब जानते हैं ऐसा कहने वाले थे KM मुंशी, जो कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को कहते हैं। यही है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देश की नागरिकता के साथ वहां उस संगठक राज्य की नागरिकता है जहां व्यक्ति रहता या पैदा हुआ है। एक साथ दो देशों की नागरिकता, एक साथ दो देशों और दो राज्यों की नागरिकता, या दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, तो हम सब जानते हैं देश की नागरिकता के साथ साथ उस राज्य की नागरिकता जहां पर व्यक्ति रहता है या उसका जन्म हुआ है, यही है डुअल सिटीजनशिप, इसी को हम कहेंगे दोहरी नागरिकता। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? 2002। 62 का सही उत्तर है 2002। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी।
ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज की जा सकती है। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हेबियस कॉर्पस। इस पर एक मूवी भी बनी है, साउथ की मूवी जय भीम। इसी पर बनी थी वो, हेबियस कॉर्पस पर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 66, मैटरनिटी फैसिलिटीज फॉर वुमेन। तो जब हम बात करते हैं जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस टू वर्क, कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, साथ में साप्ताहिक अवकाश और प्रसूति सेवाएं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? एलपी सिंह कमेटी, पॉल एच लेबी समिति, जी एस वर्मा समिति, अभिजीत सेन समिति। क्वेश्चन नंबर 67, दैट इज जी एस वर्मा कमिटी। अगला, मूल कर्तव्यों 51 ए की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? ओके, आपको बताना है वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ये क्वेश्चन नंबर 68 है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, या ये है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो हमारी सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है 51 ए का ए। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, या महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता कि 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है ये। आप जानते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ठीक है। किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3, 1/3 नहीं 1/4, ये गलत है। उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस, जी नहीं 30 का नहीं, केवल 14 दिन का नोटिस मिलता है। और लास्ट में है 2/3 बहुमत से पारित, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ओनली ए एंड डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? आर्टिकल 32 भाग 3, आर्टिकल 62 भाग 5, आर्टिकल 40 भाग 4 और आर्टिकल 161 दिया है जो कि भाग 6 में है। पूछा है भाग 5, दैट इज आर्टिकल 62। सर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराइए प्लीज, टॉपिक वाइज। अब तो आपका एग्जाम ही है, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई टॉपिक आपका रह गया होगा। टॉपिक तो आपने सारे कर लिए होंगे, तो ज़्यादा फायदा इसी में है कि आप रैंडमली किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन उठाकर कीजिए, ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आएगा। टॉपिक वाइज तो हम तब कर रहे होते हैं जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये तो सेशन रिवीजन का है ना मेरे भाई। रिवीजन कराने के लिए टॉपिक वाइज की जरूरत कहाँ है? सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर
अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 75 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान रखेंगे, 60 डेज, 60 दिन। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम या चौधरी चरण सिंह? हम सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह ही मोरारजी देसाई के बाद क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? विधानसभा का सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यों की परिषद के अध्यक्ष? तो आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो सेम होती है वही जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की होती है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? एडवोकेट जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? यस, सीएजी कहा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई? तो आप जानते हैं प्रांतों का द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए थे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या समवर्ती सूची? क्वेश्चन नंबर 78, राइट आंसर इज 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना। The ideas of liberty, equality, and fraternity contained in the preamble of the Constitution of India are borrowed from the Constitution of which country? France. फ्रांस से लिया गया आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्पेशली फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 8 थी, अब है 12। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मेघालय। क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मणिपुर क्योंकि उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? सब जानते हैं यह है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 105 में सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है। इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता या यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, हम सब जानते हैं यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? फ्रेटर्निटी, एलिटेरियनिज्म यानी कि समतावाद, सोवरेनिटी, इक्वालिटी। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीटेड।
हिंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 तो फंडामेंटल राइट्स में ही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 26, आर्टिकल 1 या आर्टिकल 19? दैट इज आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? ये तो बेहद आसान है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख या संसद के प्रमुख? क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, ये भी कंपटीशन का सवाल है। हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द नेशन, देश के प्रमुख है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, सब जानते हैं, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। ये तो कोई सीमा ही नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? 250। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्यसभा की शक्तियां हैं, गलत विकल्प को चुनिए। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति दे सकती है, सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 96। रॉन्ग ऑप्शन इज आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। दैट इज रॉन्ग। लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 630, 530, 430, 330, 530। तो आप सोचेंगे तो बाकी सीटें वो यूनियन टेरिटरी से होती हैं, संघ शासित क्षेत्रों से। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम पूछा है। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अब तो 550 है। अब अगर सवाल आएगा तो ऑप्शन में 552 नहीं 550 दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? पहले 552 इसलिए था क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन नहीं है तो इसलिए अधिकतम 550 हो सकते हैं भाई। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो या से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 99 अधिकार। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 ध्यान रखेंगे, ये अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट या संसद को। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन रिपीटेड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? यूएसए, चाइना, स्वीडन या ब्रिटेन? क्वेश्चन नंबर 104, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीडन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? 6th शेड्यूल, शेड्यूल 6। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम शामिल है भाई। असम, मेघालय, त्रिपुरा या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि वह का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा या प्रेसिडेंट? क्वेश्चन नंबर 108, राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल्स और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? 326, यूनिवर्सल एडल्ट वोट राइट, आर्टिकल 326। इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट? राइट आंसर इज प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है? दिस इज आर्टिकल 9, जो है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का निलंबन। पढ़ चुके हैं क्लास में। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? वर्ण सिंह कमेटी। इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कब किया गया था। तो हम सब जानते हैं ये 89 में हुआ था, 89 में हुआ था, और 1987 से लेके 1992 तक भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है? प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? आसान सा सवाल है भाई ये तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और कौन होगा? स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? क्वेश्चन नंबर 120। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, ध्यान रखेंगे।
ये लाया गया अगस्त 1963 1963 में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष या जन्म वर्ष डैश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 121। 1889 1889। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश वर्षों की कालावधि के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है? 6 साल। केरल की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? बता दीजिए भाई, ये तो रिसेंटली हुआ है, आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा। केरल में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? 20 सीटों पर। 20। हरियाणा की संसदीय सीटें लोकसभा की कितनी हैं? 10। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के या क्राउन में स्थानांतरित की थी? ये था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1958। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन रिपीटेड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है? क्वेश्चन रिपीटेड, अमेरिका। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से या पंचायतों से? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? आर्टिकल 39A। से भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव को निषेध करता है? क्वेश्चन नंबर 132, अनुच्छेद 132, दैट इज आर्टिकल 16। यह है अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कल्चरल जस्टिस, जस्टिस होते हैं 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, उच्चतम न्यायालय या सरकार? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द अथॉरिटी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आर्टिकल 11। 5 से 11 हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप, आर्टिकल 11 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 14, छेद 14। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 11। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने या देना वर्णित किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, आर्टिकल 51 में, 51 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 का बी।
किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? राज्यसभा सदस्य की बात हो रही है तो 30 साल, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य ही कितने साल में बनेगा? 30 साल की उम्र में बनेगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? पूछने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ना भी देते तो हमें पता था। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कुल 31 मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में, जो कि सबसे ज्यादा है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला पूछा है, ध्यान रखेंगे, रुक्मणी देवी अरुणडेल। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य की हुई है, सबसे पहली महिला। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 146। 146, ध्यान रखेंगे 39। गुजरात की संसदीय सीटों की संख्या 26। 26। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? भाई साहब, राष्ट्रपति करते हैं इलेक्शन कमीशन की सलाह से। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल? क्वेश्चन नंबर 149, पार्लियामेंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।